बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के एक रुकन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को तकरीबन क्लीन चिट दे दी है। हुआ ये कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, साकिब निसार और जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंसेस या शिकायत आप उसे कह सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट थी तो हम शिकायत कहेंगे, शिकायत दर्ज थी। और होता ये है कि ज़ाब्ते के तहत और तरीक़ाकार के मुताबिक जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का सीनियर मेंबर होता है उसको राय के लिए वो शिकायत जो हैं वो भेजी जाती हैं और फिर वो तमाम रिकॉर्ड का, शिकायत का जायज़ा लेने के बाद अपनी राय देता है। अगर केस बनता है, अगर वो समझता है कि शिकायत या रेफरेंस जो भी वो ठोस है और उसमें ठोस शवाहिद मौजूद हैं और वो हकीकत पे मबनी है, तो फिर उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। बस सूरत दीगर वो अपनी राय में देता है कि ये बेबुनियाद हैं या इससे ये कोई तासुब नहीं आ रहा, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, तो फिर यूँ जो है उस जज के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। तो आज की खबर ये है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है वो जस्टिस इजाजुल एहसन, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस आयशा मलिक और इवन के उससे पहले शायद साकिब निसार भी थे, इन सबको जो है वो क्लीन चिट मिली है किसी न किसी तरीके से। अब मामला क्या था कि जस्टिस आयशा मलिक का मामला जो है वो इनसे मुख्तलिफ है। पहले हम जस्टिस आयशा मलिक के मामले पे बात कर लेते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक ने लाहौर हाई कोर्ट में जब ये थी तो इन्होंने जस्टिस बिलाल के साथ कोई जजमेंट दिया था और उस जजमेंट के ख़िलाफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आयशा मलिक के उस फैसले को जो है वो सस्टेन किया या उसको अपहोल्ड किया, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार है उसने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की, शिकायत दायर की और उसमें उन्होंने मुद्दा इख्तियार किया कि ये जज कंप्रोमाइज्ड थे और जो इन्होंने आर्डर दिया कि वो आर्डर कंप्रोमाइज्ड था। ये बेसिकली जो मामला था वो एक निजी एक बैंक का था और बैंक के पेंशनर्स की मराहत वगैरह और उन सारी चीज़ों से मुतल्लिक था। तो इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि जस्टिस आयशा मलिक ने जो है वो कंप्रोमाइज़ किया और उन्होंने जो है वो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की उस बैंक को। तो फिर जस्टिस तारिक मसूद ने जो है उस कंप्लेंट का मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया और कंप्लेंट का जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि चूँकि वो एक जुडिशियल आर्डर था और उस जुडिशियल आर्डर को लाहौर हाई कोर्ट का जुडिशियल आर्डर था, जब आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में थी तो वो जुडिशियल आर्डर था और जुडिशियल आर्डर को सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपहोल्ड कर चुकी है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो शिकायत नहीं बनती या एक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती और फिर जो दस्तयाब सबूत थे, शवाहिद थे, वो उस दरख्वास्त गुजार की जो शिकायत थी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जस्टिस आयशा मलिक को भी क्लीन चिट मिल गई। अब आते हैं ये जो हम ख्याल जजेस वाला मामला है, चीफ जस्टिस साबिक, ये 2 साबिक चीफ जस्टिस अबान थे, लेकिन मेन उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल एहसन है। उमर अता बंदियाल भी रिटायर हो गए तो उनके खिलाफ शायद कार्रवाई का कोई मकसद नहीं बनता था, लेकिन इजाजुल एहसन साहब तो इस वक्त मौजूद हैं। तो मामला जो है जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास पहुंचा, लेकिन आप पूछेंगे मामला क्या था। मामला भी मैं आपको बताता हूँ। मामला कोई जो है वो टैक्स का मामला था, कंपाउंड टैक्स का था कि आया इस पे कंपाउंड टैक्स लगता है या नहीं लगता, ये इन्होंने फैसला करना था। तो इन्होंने जो फैसला किया, फैसला ये किया कि टैक्स जो है वो नॉर्मल मतलब है कि कंपाउंड टैक्स जो है वो नहीं लगता। अब उसमें उमर अता बंदियाल, इजाजुल एहसन और उनके पेशराव जो थे साकिब निसार, ये तीनों थे और इसके बाद इन्होंने फैसला दे दिया। फिर ये कहानी चली कि फ़ैसला या डिग्री कर दी और मुतलका कोर्ट को भेज दिया कि मुतलका कोर्ट अब इस पर फैसला करे जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की हैं या जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उसकी रोशनी के अंदर मुतलका कोर्ट ने जो है वो फैसला करना था। अब मुतलका कोर्ट जो है वो क्या करती है, ये
कहा जाता है, ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मुतलका कोर्ट के जज को जो है वो मैनेज किया खुद चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, और जो वो चाहते थे वो उस तरीके से उन्होंने जो है वो फैसला उस जज साहब से लिया। अब जो सेशन जज होता है या सिविल जज होता है, जो लोअर कोर्ट का जज होता है, वो अब उस मामले पे एक चीफ जस्टिस, वक्त का चीफ जस्टिस हो तो उसके सामने उसकी क्या औकात रह जाती है। तो यूँ वो मैनेज हो गए और यही था कि इन्होंने यहाँ से डिसाइड करके लोअर कोर्ट से भी इन्फ्लुएंस लेकर जो है वो एक फरीक को जो है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस पे भी इस पे भी चीज़ों को एनालाइज किया, एनालिसिस किया और कहा वो भी एक जुडिशल आर्डर था। तो जुडिशल आर्डर था और उसमें भी जो शवाहिद हैं दरख्वास्त गुजार के, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके इल्ज़ामात को दुरुस्त तौर के ऊपर सपोर्ट नहीं करते। तो इस वजह से उन्होंने बेबुनियाद करार दे दिया और इसी वजह से अब आप कह सकते हो कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो रिटायर हो गए, उनके लिए तो शायद मसला नहीं था, लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब के लिए मसला हो सकता था। लेकिन अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इस राय के बाद उनके ऊपर भी जो तलवार थी वो आयशा मलिक की तरह उनसे भी वो तलवार जो है वो हट गई। लेकिन मतलब है कि अगर देखें कि शायद मुस्तकबिल में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंसेस अगर मजबूत बुनियाद पे शिकायत हों तो वो आ सकती हैं, ये एक अहम चीज़ है। लेकिन इससे पहले कि हम जायज़ा लें, वो तो मुस्तकबिल है, कोई दायर करता है नहीं करता, क्या चीज़ें हैं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी या कोई उनकी जजमेंट से या किसी चीज़ से तय हो जाती है और वो जो शिकायत कुनिंदा होगा अगर वो साबित कर लेता है तो फिर तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन फ़िलहाल इनके खिलाफ जो शिकायत थी वो अब ख़त्म कर दी जाएंगी क्योंकि राय आ गई है। तो राय आने के बाद और राय इनके हक में आई है, तो राय आने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब आते हैं एक और मामले पे, वो है जस्टिस मज़ाहिर नकवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का मामला बड़ा दिलचस्प है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई से बचाने की बेहतरीन कोशिश की अपने जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, क्योंकि याद होगा आपको कि जब इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगी, जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर ट्रकों वाली एलिगेशंस लगी और फिर ये इल्ज़ामात जो एक दरख्वास्त गुजार ने, बल्कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया या शिकायत, मैं उसे कहूँगा, प्राइवेट कंप्लेंट है तो हम शिकायत कहेंगे, रेफरेंस का लफ्ज़ शायद सदर के लिए इस्तेमाल करना बेहतर है। तो वो प्राइवेट कंप्लेंट्स जो है वो दायर की, तो उन कंप्लेंट्स के बाद ही जो है वो उमर अता बंदियाल ने उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपने साथ बिठा के वाज़े तौर के ऊपर कौम के सामने, ये तो अब लाइव स्ट्रीमिंग अब आई है, अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग आती तो वो शायद मैं क्लिप भी आपको दिखा सकता, लेकिन ये चीज़ें रिपोर्टेड हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो है वो मज़ाहिर नकवी को इस वजह से अपने साथ बिठाया कि मैं किसी को खामोश पैगाम देना चाहता था। लेकिन ये वही उमर अता बंदियाल साहब थे कि जब काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था तो तब इनको खामोश पैगाम देना मकसूद नहीं था, तब उन्होंने काजी फैज़ ईसा को कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट से बेदखल करने की बेहतरीन कोशिश की थी। तो जिस तरीके से उन्होंने काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से बेदखल करने की कोशिश की वो आपके सामने है, जो उन्होंने फैसले दिए, जो कुछ किया, जो इनके रिमार्क्स थे, जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस काजी फैज़ ईसा के केस में, और जिस तरीके से उनकी अहलिया के खिलाफ जो कुछ इन्होंने किया वो तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, आप देख सकते हो। तो उसके बिल्कुल बरअक्स इंसाफ का जो दोहरा मियार होता है वो बिल्कुल टिल्ट हो गया। उसके बिल्कुल बरअक्स जो है ये बंदियाल साहब जो है वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बचाने के हर मुमकिन कोशिश करते रहे और इवन के जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस को ये ख़त भी लिख डाला कि चूँकि जो राय के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो मेरे खिलाफ शिकायत है, उन शिकायत पे राय के लिए मामला जो है वो भेजा गया जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त, ये उस टाइम जब लेटर लिखा था उस टाइम 2 माह हो गए थे, कि 2 माह से ज़्यादा का वक्त जो है वो हो चुका है। तो उन्होंने अभी तक अपनी राय नहीं दी, बल्कि वो गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए हैं। तो ये मुझे अब उम्मीद नहीं है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपना माइंड बनाया हुआ है, ये ख़त जो उमर अता बंदियाल को लिखा, और उमर अता बंदियाल बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो है वो चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने बेहतरीन कोशिश की, लेकिन अभी तक मामला मेरे ख्याल में जो है वो दरस्त में अभी तक मज़ाहिर नकवी का मामला पेंडिंग है। और अभी तक का जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनसे मुतल्लिक छुट्टियों से वापस आ गए हैं, काम में भी आ गए,
गाजी फैज़ ईसा के साथ वो जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स को भी शेयर कर रहे हैं, चेयर्स कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने राय नहीं दी। अब वो राय कब देंगे, या वो राय अगर दी भी है तो अभी मंजर आम पे नहीं आई, सतह पे नहीं आई। वो कब मंजर आम पे आएगी, मेरा ख्याल यही है, मुझे ये लगता है कि अभी चूँकि फुल कोर्ट वाला मामला भी चल रहा है और उसमें मज़ाहिर नकवी साहब शामिल हैं, तो इसी वजह से कि यार ये फुल कोर्ट का डिसीजन हो जाए और फिर हो सकता है कि अगर मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ठोस सबूत साबित होते हैं और ये राय सरदार तारिक मसूद अगर ये राय दे देती है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तो फिर इनका जो मुस्तकबिल है वो मखदूश हो जाएगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकती है। और उनके खिलाफ जो चीज़ें आई हैं, तो वो जो शिकायत कुनिंदे हैं वो कहते हैं कि भाई ठोस चीज़ें, हमने तमाम सबूत, तमाम शवाहिद जो हैं वो दे दिए हैं, और कुछ चीज़ें मीडिया पे भी आई थी, ऑडियो लीक्स भी आई थी, तो वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। और हो सकता है कि शायद ये कहा जाता है कि शायद वो खुद भी रिज़ाइन कर जाए। अगर वो देखेंगे कि उनके खिलाफ शिकंजा टाइट हो रहा है, तो हो सकता है वो अपनी इज्जत बचा जाए। तो बहरहाल अब ये चीज़ें आगे चल के तय होंगी, तो मैंने कहा आपको शेयर करूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एट द एंड ये बताता चलूं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं उनका एहतसाब करती है, यानी कि उनका खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। तो ये एक अपेक्स बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, चेयरमैन नैब हो, और दूसरा कौन सा है, अकाउंटेंट जनरल फॉर पाकिस्तान हो। तो इस टाइप के जो ओहदे हैं, इन सब का जो एहतसाब है या उनके खिलाफ कोई शिकायत हैं, तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जो है वो रुजू किया जा सकता है। तो इनको अपने ओहदों से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही हटा सकती है। और इस टाइम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अब जस्टिस जाजुल हसन की इंडक्शन हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो सीनियर जज जो है वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो जस्टिस जाजुल हसन की इंडक्शन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हुई है या बहरहाल देखते हैं अभी, लेकिन वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए, ये एक है, वो तो पहले भी थे। तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी उनकी इंडक्शन हुई। 3 ये हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस उसको चेयर करता है, 2 सीनियर जज होते हैं, और फिर उसके बाद जो है 2 हाई कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो भी इसका मेंबर होते हैं। तो हाई कोर्ट के जो 2 सीनियर हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट के भट्टी साहब, मीर मोहम्मद खान भट्टी, अमीर भट्टी है, हाँ, तो वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और फिर सिंध हाई कोर्ट के अहमद अली शेख साहब जो है, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वो इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर हैं। तो यूँ सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज, और 2 हाई कोर्ट्स के, चारों हाई कोर्ट्स के जो सीनियर जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो इसका मेंबर होते हैं, और रजिस्ट्रार जो है वो सेक्रेटरी होता है। तो यूँ जो है वो ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तमाम शवाहिद देखे जाते हैं। तो ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है वो दे दिया है। तो बहरहाल आप देखते हैं कि आगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस हवाले से किस तरीके से अपना मैकेनिज़्म बनाती है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से बहुत सारी तवक्कुआत हैं, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस की कार्रवाई और उसका रिकॉर्ड के लिए भी ये कहा जाता है कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए, पता चले कि कितने जजेस के खिलाफ शिकायत पेंडिंग पड़ी हैं। तो वो भी एक दरीला मुतालबा है। देखते हैं अब उस सवाल से क्या पॉलिसी इख्तियार की जाती है। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।